हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। मैं हूं देवी सिंह। देखो, मैं हमेशा जब भी एग्जाम होने से पहले एक दम्भ भरता रहता हूं, या जो भी टीचर दम्भ भरते रहते हैं कि इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके लेक्चर से ही आएंगे। और मुझे इस बात को लेकर के प्रॉपर नाज है। यूपीएससी का आज 10 अक्टूबर है, पेपर ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने दूसरे वाले लेक्चर में पहले आपको आज ही बताया था, वो रिकॉर्डेड सेशन है, वो बाद में आपको हो सकता है मिले। लेकिन सेट ए इकोनॉमी से ही स्टार्ट है, और इसमें से करीब 15 क्वेश्चन आए हैं। मतलब अगर हम दो क्वेश्चन और ऐड कर लें, एक एग्रीकल्चर से 51 आया है, और एक क्वेश्चन 84 नंबर का जो है सेट ए में ये आया है। आप ये समझ लीजिए स्कीम से है, ठीक है। तो मैं उनको भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डकोर इकोनॉमी से। करीब इसमें से 14 क्वेश्चन हार्डकोर इकोनॉमी से आए हैं, और 12-13 क्वेश्चन हार्डकोर मेरे प्रॉपरली लेक्चर से मिल जाएंगे। आखिर देखते हैं कि क्या वाकई में लेक्चर से मिल जाएंगे या ऐसे ही है। चलो देखते हैं भाई। इसमें से देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, तो एक तो ये कि एक्चुअल में जो है, मैंने आपको आपके साथ पहले डिस्कस किया है, जितना भी लेक्चर डिस्कस किया है। और हालांकि भटने राइस में अभी इकोनॉमी पूरी नहीं हुई है, दूसरे संस्थानों में भी मैंने डिस्कस किया है, वो भी ओपन प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है, जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हालांकि जो भी है ध्यान रखना, ये मेरे लगाए हुए नहीं है। पहले यहां देख लो आप। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? बिल्कुल केंद्र सरकार ही जो है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। बिल्कुल भाई, भारतीय संविधान के कतिपय जो प्रावधान, देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज ये जो बताने वाला हूं, इसमें एक वर्ड लग गया है। जैसे कि भारतीय संविधान के कतिपय जो प्रावधान है केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को जो है निर्देश देने का अधिकार है। आरबीआई को मतलब कि जो वेलफेयर को लेकर के, वेलफेयर इस मतलब जो जनता के हित में, तो ये आरबीआई को निर्देश दे सकता है, ठीक है। यानी कौन? केंद्र सरकार। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है ये भी सही है। नंबर थर्ड, आरबीआई का गवर्नर जो है अपना प्राधिकार यानी पावर आरबीआई अधिनियम के माध्यम से प्राप्त करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो है क्या कोई? जी हाँ, नंबर डी, ठीक है। देखो आरबीआई को जो आरबीआई का जो गवर्नर है, सारे राइट्स आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत प्राप्त करता है, और केंद्र सरकार ही आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब देखो अगला नंबर, आपको अगला नंबर यानी दूसरा जो है, दूसरे में भारत में नियोजित अनियमित यानी जो टेम्पररी मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, एक ये। वहीं सभी जो यानी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और इसके साथ साथ नियमित कार्य समय और जो है मतलब समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करे। बिल्कुल कर सकती है। तो इसमें से सभी जो टेम्पररी जो मजदूर हैं, लेबर हैं, वो जो प्रोविडेंट फंड यानी जो कर्मचारी भविष्य निधि के सुरक्षा के हकदार हैं। बिल्कुल सभी जो अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समय के साथ भुगतान के हकदार हैं। बिल्कुल आप लेट नहीं करोगे। और इसमें से यह है कि सरकार प्रेस विज्ञप्ति या अधिसूचना के माध्यम से यह निर्दिष्ट निर्देश दे सकती है कोई भी प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। स्टेटमेंट यहां डी नंबर सही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 सभी करेक्ट है। अगला देखो भाई, नंबर थर्ड। आर्थिक मंदी के समय, आर्थिक मंदी की बात हो रही है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यही पूरा खेल बदल देता है अगर ये इसे नहीं याद रखते हैं। सर्वाधिक संभावना है कर की दरों में कटौती के साथ जो है ब्याज दर में वृद्धि करना।
जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो, कर की दर में कटौती, वेल ठीक है, आप कर की दर में कटौती करोगे तो भाई लोगों के पास पैसा जाएगा, बचेगा, अतिरिक्त पैसा बचेगा। अतिरिक्त पैसा बचेगा, अगर आर्थिक समृद्धि है तो आर्थिक समृद्धि क्यों है, क्यों है, सॉरी आर्थिक मंदी क्यों है, क्योंकि मांग नहीं है, तभी तो आर्थिक मंदी है। तो इससे जब आपके पास अतिरिक्त पैसा बचेगा, जो टैक्सेस कट डाउन होंगे, तो टैक्सेस कट डाउन होने के बाद अतिरिक्त पैसा के क्या करेंगे भैया, आप खरीदारी करेंगे। तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये आप मतलब उठाएंगे कदम। लेकिन दूसरा इसी के साथ इसका जो सहयोगी मतलब स्टेटमेंट है, ब्याज दर में वृद्धि, भी ब्याज दर में अगर कमी होती तो चलने वाला था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भाई गलत हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि, अब मैं ये चीज बताई है, प्रॉपर डिस्कशन किया है, चेक कर लीजिएगा, वो भी मैं कल परसों के दिन क्लास में जो है अलग अलग जगह है, जो मतलब एकदम प्रॉपरली वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, पहले से पढ़ा हुआ, तो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सार्वजनिक परियोजनाओं में वृद्धि, मैंने क्या बताया था, जब आर्थिक मंदी की दशा होती है तो होगा क्या भाई, कि सरकार कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या किया जाए, खर्च किया जाए। मैंने बताया था आर्थिक मंदी से कैसे उबरना है, तो कोशिश करेगी ज्यादा ज्यादा जो वेलफेयर स्कीम्स है, परियोजनाएं हैं, पैसा खर्च कर दो। लोग क्या करेंगे, खरीदारी को जन्म देंगे, पैसा लोगों के पास जाएगा, वेलफेयर स्कीम में, मनरेगा में पैसा मान लो जाएगा, तो लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब लोगों को पैसा मिलेगा तो खरीदारी को जन्म देंगे, भाई मांग को जन्म देंगे, जब मांग को जन्म देंगे तो आर्थिक मंदी से उबरेंगे कि नहीं उबरेंगे, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट बी इज राइट। अब और भी देख लो, मैं कहता हूं कि कोई कितना भी स्कॉलर हो, ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए, ये नहीं कि आपको एक आ गया तो फिर बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे, पढ़ने चाहिए। कोई भी कितना भी स्कॉलर हो, मतलब ये पीएचडी होल्डर हो, लेकिन सभी स्टेटमेंट यूपीएससी के, क्योंकि यूपीएससी ना बहुत घुमाता है। नंबर सी देखो, कर की दरों में वृद्धि, भाई भाई अगर आप कर की दर में और वृद्धि कर देंगे तो जहां पैसा पब्लिक के पास जाना चाहिए था वहां कहा जाएगा, सरकार के पास, एक तरीके से आप ये कह लो, या आपका बचत कम हो जाएगी कर की दर में वृद्धि में। अच्छा, बचत कम हो जाएगी तो ब्याज, अब देखो बचत कम होने की वजह से आर्थिक मंदी में और लोग चले जाएंगे, पैसे नहीं बचेगा, तो इससे उभरेगा नहीं, तो नंबर सी गलत हो गया। साथ में ब्याज दर में कमी, देखो अब इसका स्टेटमेंट जरा देखो, ये वाला और ये, तो ये ब्याज दर में कमी, ये वाला तो यहां से इतना ठीक है, लेकिन ये आप पहले इसका गलत हो गया। अब देखो आधा स्टेटमेंट ये भी यहां ये गलत था, ये सही था। अब यहां ये स्टेटमेंट जैसे देखो कर की दरों में ये गलत है, लेकिन एटलीस्ट इस पूरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो ये गलत ही है। सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में कमी, भैया सार्वजनिक परियोजनाओं में पैसा खर्च करेंगे, पब्लिक सेक्टर की जो स्कीम से पैसा खर्च करेंगे, लोगों के पास पैसा जाए, बल्कि व्यय में कमी नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट कौन सही है भैया, ओनली बी। पढ़ाया है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा सारी चीज जो भी मैंने यहां तक। अब देखो मैं बता दूं कहां कहां पढ़ाया है, नहीं आप लोगों बोलोगे इसमें बैंकिंग सिस्टम जाइएगा, बहुत 15 क्लासेस हैं हमारी बैंकिंग सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम में कंप्लीट करवाया है, ठीक है। ये जो है देखो ये मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ाया है, मैं एकदम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल डायरेक्टली इसे नहीं पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन ये आपका समझदारी भरा क्वेश्चन है, इसे अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, आपने सिलेबस तैयार किया है, देखो यूपीएससी में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो ना आकर भी आ जाते हैं, अगर समान बच्चा अगर प्रिपरेशन किया है यूपीएससी की। तो मैंने इसे पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इसे मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने इसे लेक्चर में मिल जाएगा, लेकिन हाँ एक समझदारी भरा क्वेश्चन है। थर्ड बिल्कुल पढ़ाया है, मेरे लेक्चर पे मिलेगा आपको। चौथा नंबर जरा देखो, अब क्या है, अन्य बातें परिवर्तित रहने पर, यानी अपरिवर्तित रहने पे, ये कोई अपरिवर्तित रहेंगी, ये कोई चीजें परिवर्तित नहीं रहेंगी, तो किसी वस्तु के बाजार मांग बढ़ सकती है, किसी वस्तु के लिए जो है बाजार मांग बढ़ सकती है, यदि, कब बाजार मांग बढ़ेगी, इसकी स्थानापन्न वस्तु की जो कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चौथे वाले को ना आपको, मुझे जो लगता है इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग जो है अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर द गुड माइट इंक्रीज इट। अब देखो पहला, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट जो है, तो सब्स्टिट्यूट इंक्रीज मतलब स्थानापन्न का मतलब, तो इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर सब्स्टिट्यूट में क्या है, वृद्धि होती है, उसका जो सब्स्टिट्यूट है, तो ऑब्वियसली मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी कि नहीं, अगर इसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी। आप सब्स्टिट्यूट लगा के रखते हो ना, मतलब उसकी स्थानापन्न मतलब उसकी जगह आपने, चलो इसे समझने के लिए स्थानापन्न, ये शब्द आपको नया लग रहा होगा, मैं समझाता हूं। ऐसे समझो, मान लो कि आपको ना जो नल की टोटी है, आपको 12 mm की टोटी चाहिए, 12 mm की टोटी चाहिए, लेकिन यहां पर अगर आपकी 15 mm की भी नल की टोटी में काम चल जाएगा, तो जरा समझना, अगर इसका रेट बढ़ जाए, इसका रेट बढ़ जाए या इसकी कीमत में वृद्धि हो जाए, तो फिर भाई क्या है, किसी भी अगर बढ़ने लगती है तो लोग, अगर जब भी रेट बढ़ता है तो लोग खरीद, तभी तो बढ़ेगा जब वस्तु के लिए जो बाजार में मांग बढ़ती है तो रेट इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज होने से स्थानापन्न मतलब उसकी जगह, सब्स्टिट्यूट, याद है जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो बोला करते थे भैया मेरे पापा बुला रहे हैं, मैं अब सब्स्टिट्यूट रखूंगा, तो अब मेरी जगह फील्डिंग, मैं तो बैटिंग करके निकल गया, तो फील्डिंग कौन करेगा, मेरा सब्स्टिट्यूट करेगा। वही है कि अगर मान लो जो कोई वस्तु के लिए जो बाजार मांग बढ़ती है, तो यदि मान लो उसकी सब्स्टिट्यूट की कीमत में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल बाजार मांग बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। स्टेटमेंट इज फर्स्ट मतलब राइट है। अगला देखो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, नहीं भैया, पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, प्राइस ऑफ इट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज। कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब पूरक। देखो सब्स्टिट्यूट और पूरक में डिफरेंट होता है, उस मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना ये कि भाई ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट का कीमत बढ़ेगा तो उसकी मांग में वृद्धि, तो ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। देखो पहली बात तो घटिया किस्म की है तो कहां लोग खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, तो यहीं से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जब खरीदेंगे नहीं तो काहे मांग बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं मांग बढ़ सकती है। अब अगर इसकी कीमत घटती है, अगर इसकी कीमत घटती है तो बिल्कुल, जब कीमत घटती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी को जन्म देते हैं। और जब कीमत घटेगी तो फिर क्या है, उसकी मांग में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये नंबर भी सही है। मतलब 1 और 4, 1 और 4 ध्यान रखना। ओके, इसमें से 1 और 4 मतलब ए नंबर। नंबर 5वां जरा समझना, शहरी सहकारी बैंक, बैंकिंग सिस्टम में जाके जाओ, और ये भी मैंने पढ़ाया है प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो हाँ, मैंने ये तो सारे स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हाँ इसमें पढ़ाया मांग और सप्लाई वाले उस पे से। शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग सिस्टम में जरा जाओ आप, उसमें डिटेल समझाया था। राज्य सरकारों द्वारा जो शहरी सहकारी बैंक है, अगर हम शहरी सहकारी बैंक की बात करते हैं, तो राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा पर्यवेक्षक और विनियमन किया जाता है। तो ये अब इसको शहरी सहकारी बैंकों को जो कि आरबीआई के अंतर्गत विनियमन रेगुलेट करती है, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो स्वतः इनकरेक्ट हो जाता है, जो कि मैंने पढ़ाया है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपको नोट्स भी मिली होगी और लेक्चर में भी। वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, बिल्कुल जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में लाया गया था। 2 3 कोई है, देखो बी नंबर है, बिल्कुल 5वें का बी नंबर, राइट। इसके बाद आप देखो छठा, और जो छठा है, भारतीय सरकार जो है बॉन्ड प्रतिफल यानी यील्ड, बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे किनसे प्रभावित होता है। बॉन्ड यील्ड किससे प्रभावित होगा, जो है प्रतिफल, आपका सरकारी बॉन्ड का जो यील्ड है प्रतिफल किससे प्रभावित होगा, देखो जरा। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही से, बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक कार्यवाही करेगी तो बिल्कुल प्रभावित होगा। ठीक है, अब कैसे प्रभावित मैं बताता हूं। देखो ऐसे समझो कि एक उदाहरण समझना, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है भाई। मैं पहला स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ा मैं बताऊंगा। जो भारतीय स्टेट बैंक है ये बैंकों का बैंक है। जब ये बैंकों का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, तो मान लो कि बैंकों के इसने जो
जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो मॉनेटरी रेट्स हैं, जो दरें हैं, मान लो उनमें वृद्धि करता है। और जब उनमें वृद्धि करेगा तो ऑब्वियस है कि अगर वो रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो बैंकों को महंगा ऋण प्राप्त होगा, बैंकों को आरबीआई से महंगा ऋण प्राप्त होगा, जो है रिवर्स रेपो रेट। अगर ऐसा हो जाए तो वो महंगा ऋण जनता को भी देंगे, और जब महंगा ऋण जनता को देंगे तो सरकारी बॉन्ड में, मान लो कि सरकारी बॉन्ड आया, आप निवेश करना चाहते हैं, आरबीआई ही लेके आएगी सरकार के बिहाफ पे, निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो है जैसे कि ये समझो कि इसका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो काफी कम है, ठीक है। तो सरकार क्या, आप क्या करोगे, नहीं लोगे, नहीं लोगे ना, आप बैंकों में निवेश करोगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां इंटरेस्ट ज्यादा आपको मिलेगा। तो यहां जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो कार्यवाही है, ये डायरेक्टली इस यील्ड को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर, बिल्कुल मुद्रास्फीति भी जो है बांड के प्रतिफल को, मान लो कि जो आपका प्रतिफल है, ऐसे समझो कि प्रति ईयर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। अब मुद्रास्फीति बढ़ गई तो आपका प्रतिफल 15% होना चाहिए, अगर 10% है तो आप प्रभावित हो रहे हैं। तो बिल्कुल मुद्रास्फीति जो है मतलब मुद्रास्फीति और अल्पावधि जो ब्याज दर है इसको प्रभावित करेगी। तो देखो 2 और 3 है, 2 और 3। देखो छठवां, मैं अभी एक चीज और बताता हूं, परेशान नहीं होना है। छठवें को लेकर के 2 और 3 तो अभी मैंने एक डिस्कस नहीं किया है, उसे भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, ये भी प्रभावित करेगी। देखो ये आप डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे। यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, अर्थात अमेरिका का जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, भाई अमेरिका, मैंने एक दिन आपको पढ़ाते वक्त, इकोनॉमी पढ़ाते वक्त बताया था कि भाई इनकी जो जीडीपी है, अभी जो रिसेंट नेशनल इनकम में मैं पढ़ाया था कि करीब 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 20 ट्रिलियन डॉलर या 21 दशमलव समथिंग कुछ ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब ये दुनिया की 25% के आसपास जीडीपी को अकेला एक देश होल्ड करता है। तो बताइए कि अगर 25% अर्थव्यवस्था, अगर जो 25% अर्थव्यवस्था का जो मुख्य बैंक है, अगर वो कुछ फेरबदल करेगा तो असर होगा कि नहीं होगा? जी हां, बिल्कुल असर होगा। तो ये जो हमारा भारत में जो भारतीय सरकारी बॉन्ड में प्रतिफल में असर होगा, क्यों नहीं होगा, कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी, तो इस वजह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखो अब जो है 3 नंबर, ठीक है। देखो मैंने 2 3, मैंने स्टार्टिंग में पहले 2 से पढ़ना शुरू किया तो 2 3 तो है ही नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि हर हाल में, मतलब मात्र सेपरेटली 2 3 नहीं है, इसका आंसर 2 भी सही है, 3 भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन सेपरेटली 2 3 नहीं है। नहीं, ये बच्चों को कंफ्यूज करता कि कुछ बच्चे सोचते कि भाई ये जो है यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, ये डायरेक्टली प्रभावित नहीं करेगा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते। लेकिन अब आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपके पास विकल्प तो ये है कि भाई इसमें से 2 और 3, तो एक तो इसमें साथ में होगा ही होगा। समझ में आया? तो एक ये है, ओके। और मैंने बता भी दिया कि कैसे प्रभावित करेगा। आंसर डी नंबर। नंबर 7। देखो भाई नंबर जो 7 है, इसको जरा समझने का प्रयास करो कि एक्चुअल में नंबर 7 का मेथड क्या है। जैसे कि इसमें से कि जो 7 नंबर है, कहा जा रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार क्या करना है कि विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीयता बॉन्ड। तो विदेशी मुद्रा सम परिवर्तनीयता बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है। वैश्विक डिपॉजिट निक्षेपागार यानी डिपॉजिटरी, जिसको हम जीडीआर बोलते हैं, जीडीआर। एडीआर, आईडीआर भी पढ़ाया था। एडीआर, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। मैंने बताया था अगर भारत की शेयर मार्केट को पैसा चाहिए तो जीडीआर एडीआर से पैसा वो ले लेती है, ठीक है। तो जरा इसे ध्यान रखना। इसके साथ साथ मैंने आपको यहां पे बताया था, अब शेयर मार्केट में पैसा आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड तो पहले ही ये गलत हो गया। गलत हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। एफडीआई के तौर पे नहीं, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट तो लास्ट में मुझे पूरा पढ़ा देना चाहिए। अनिवासी विदेशी जमा, जो अनिवासी विदेशी जमा है, तो प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है क्या क्या, यानी एफडीआई में क्या क्या। तो पहले तो यही मान लो कि जो एफडीआई है यही कर गया। तो 3 देखो कहां कहां है, इन्हें 2 को निपटा दिया आपने, ओके।
अब बात आती है, अब देखो 2 और 4 और 1 और 4, तो इसमें देखो अनिवासी विदेशी जमा, ठीक है, कुछ शर्तों के साथ जो है विदेशी संस्थागत निवेशक, इसमें से देखो विदेशी संस्थागत निवेशक तो नहीं, ठीक है, इसमें से जो है फर्स्ट यानी विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, इसका जो 7वें नंबर का डी हो जाएगा। ओके, तो ये है। 8वें नंबर का देखते हैं भाई, किसी मुद्रा का अवमूल्यन का प्रभाव, मुद्रा को उसका रेट यानी डिप्राइव करना है, डिप्रिसिएट करना है, तो उसका प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य तौर से, ध्यान से सुनना, वह अनिवार्य तौर से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा देगा। इसे समझाता हूं। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। जरा देखो भाई कि इसका एक्चुअल में क्या है। विदेशी मुद्रा कम होगी, ध्यान से सुनना, विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन होगा। जैसे मैंने चाइना के संदर्भ में डिटेल डिस्कस किया था कि चाइना हमेशा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है। मान लो कि जैसे कि एक समय 10 रुपए में जो है $1 है, इसका अवमूल्यन हो गया, तो अब 10 रुपए में $2 हो गया। क्या हो गया भाई, 10 रुपए में $2 हो गया, अवमूल्यन कर दिया गया ना, तो क्या प्रभाव पड़ा, हमारा यहाँ पे रुपया मजबूत हुआ। और जब हमारा रुपया मजबूत होगा तो जरा देखो, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। बिल्कुल, घरेलू निर्यात मतलब आप देखोगे कि अब क्या है कि आपका रुपया का जो कीमत है वो बढ़ गया है, तो निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिशंस को बढ़ाएगा। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा का विदेशी जो मूल्य है, नहीं, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को कहां बढ़ाता है भाई, ठीक है। तो ये जो है 2 नंबर जो है प्रॉपरली ये क्या हो गया, गलत हो गया। व्यापार संतुलन में कोई ऐसा जिससे सुधार नहीं होता है, ठीक है, जो व्यापार संतुलन है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी क्या कर दिया है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है, तो ये गलत हो गया। तो पहले तो 3 जो इन्हें दोनों को निपटा लो। अब बात 1, 2 और इस पे आती है, तो देखो घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसमें से मात्र ये भी गलत हो गया, इसमें से ए नंबर मात्र सही है। कितना, मात्र ए नंबर सही है, ठीक है। 9 नंबर, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख एक कारण है। जरा देखो भाई, भारत सरकार की चिंता का एक सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे प्रमुख कारण ध्यान रखना, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश करने के लिए संसाधनों का आयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का बढ़ावा का विकास, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। इन्हें एक बार आपने पढ़ा, वेल ठीक है। अब जरा थोड़ी से इसे और समझो, एक बार और पढ़ो। मैंने कहा काले धन के सृजन के लिए निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। काला धन जो सृजन होगा कौन प्रमुख कारण है, किन किन, तो कैसे सृजन होगा। देखो, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन नहीं, अनुत्पादक जो है गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय। देखो भाई, अगर हम बात करें तो इससे काले धन के सृजन तो नहीं होगा, वहीं राजनीतिक दलों में बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास तो ये भी नहीं, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, तो कर चोरी की वजह से राजकोष में हानि होगी। कर चोरी करोगे तो ब्लैक मनी वही तो होगी ना, ब्लैक मनी। तो आपका सबसे ज्यादा प्रभावित चिंता का कारण क्या है कि आपका जो रेवेन्यू है इसकी हानि होगी। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास, नो डाउट बहुत काला धन इसमें लगता है, लेकिन यह प्रमुख चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। इसपे अनुत्पादक गतिविधि में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का जो क्रय, तो जैसे अनुत्पादक गतिविधियां जो है, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश, ठीक है,
जवाहरात, गहने और सोना इत्यादि का क्रय, बिल्कुल ब्लैक मनी का यहाँ निवेश होता है, लेकिन यह प्रमुख कारण में से नहीं है। स्थावर संपदा के क्रय, ठीक है, स्थावर संपदा का देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आप कुछ चीजें क्या किया करो कि इंग्लिश में हर हाल में पढ़ लिया करो। अगर आप इंग्लिश वाला जो है पेपर नहीं पढ़ोगे तो कई बार क्या होता है कि आपसे एक मतलब ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। स्थावर संपदा देखो, मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ के थोड़ा सा आपके सामने से बता देता हूं। स्थावर संपदा का मतलब क्या होता है, देखो, which one of the following effects on the creation of a black money in India, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा प्रभाव में से जो ब्लैक मनी के सृजन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो इसमें से ये कहा गया है कि काले धन को बढ़ाने के लिए, तो ये आपने स्टेटमेंट सुना, सॉरी ये आपने जो क्वेश्चन सुना, अब देखो जरा, स्थावर संपदा यानी डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, जो स्थावर संपदा जो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड द सॉरी लाइवमेंट्स इन लग्जरी हाउसिंग। तो इसमें ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मतलब बहुत प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण एक्चुअल में यही है कि कर चोरी की वजह से जो राजकोष में क्या होती है भाई, हानि होती है। तो ये तो प्रमुख कारण है, कर चोरी वही तो है ब्लैक मनी का एक प्रमुख सृजन का कारण बनता है। ओके, तो ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति मतलब कारक हो सकता है? क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, ये मैंने मुद्रास्फीति में पढ़ाया था, जरा इसे देखो क्या सॉरी, इसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, सबसे ज्यादा। जरा देखो भाई, सार्वजनिक ऋण की चुकौती, जो है बजट घंटे के वित्तीयन के लिए जनता में उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट खाते के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। बजट घाटे को पूरा करने के लिए, वित्तीयन के लिए आप मतलब बजट घाटे की वित्तीयन के लिए अगर आप आरबीआई से नई मुद्रा का सृजन करते हो तो अधिक जो मनी फ्लो है बढ़ जाएगा। मनी फ्लो अधिक बढ़ने की वजह से जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक यही है। ठीक है, अब सार्वजनिक ऋण की चुकौती, आप मान लो आप सार्वजनिक ऋण का क्या कर रहे हो भाई, सार्वजनिक ऋण की चुका रहे हो। अब जो सार्वजनिक ऋण चुका रहे हो इससे क्या होगा कि देखो आपके पास जो है कहीं ना कहीं ये जो मुद्रास्फीति का बहुत सर्वाधिक कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं बनेगा। बजट घाटे, जो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, तो ये तो क्या हो गया, एक तरीके से आप पैसा जनता से उधार ले रहे हो तो जनता के पास पैसा कम जाएगा, कम जाएगा तो मुद्रास्फीति का थोड़ी ना ये कारण होगा। ठीक है, बजट खाते के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, तो वो पैसा जहां पब्लिक में जाना चाहिए वो कहां जाएगा भाई, आरबीआई के पास मान लो जाएगा। अगर सरकार घाटे में है तो सरकार से अगर मान लो पैसा मांगा जा रहा है तो सरकार घाटे में है, तो बैंकों का पैसा कहां चला जाएगा आरबीआई के पास चला जाएगा। अब आरबीआई के पास चला जाएगा तो इससे मुद्रास्फीति कम होगी कि बढ़ेगी, मतलब कम होगी कि बढ़ेगी? भाई ये मुद्रास्फीति कम होगी, मुद्रा संकुचन की दशा होगी, क्योंकि पैसा लोगों के पास जाएगा ही नहीं, तो मुद्रा संकुचन की दशा होगी। इससे मुद्रा संकुचन की दशा होगी, जनता के पास से पैसे कहा जा रहा है सरकार के पास, तो पैसा ही नहीं बचेगा तो लोग मांग नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। तो ये दो क्या हो गए, प्रॉपर गलत हो गए। अब सार्वजनिक ऋण की चुकौती, आप बाहर मान लो पैसा चुका रहे हो तो आपके पास पैसा ही नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं है, मान लो सरकार ने सार्वजनिक ऋण चुका दिया, और जब सरकार के पास ऑब्वियसली पैसा नहीं बचेगा, तो भाई जब पैसा नहीं बचेगा तो वेलफेयर स्कीम में पैसा कहां खर्च कर पाएगी सरकार, नहीं खर्च कर पाएगी। जब वेलफेयर स्कीम में पैसा नहीं खर्च कर पाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो मुद्रा संकुचन की दशा हो सकती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली लोग कुछ खरीदारी को जन्म नहीं दे सकेंगे, मुद्रा संकुचन की दशा हो सकती है। तो इसमें से देखो भाई, एक ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो स्वतः डी सही हो जाता है। लेकिन इसको भी मैंने समझाया कि मान लो वित्तीय घाटे को आप क्या कर रहे हो, पूरा करना है, तो नए नोट छाप रही है अगर मान लो आरबीआई, तो भाई सरकार के पास जाएंगे इस घाटे को पूरा करने के लिए, सरकार पैसा तो खर्च करेगी, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, जब मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल सर्वाधिक एक प्रमुख कारण है डी नंबर। 11वां,
निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर, मुझे ये लग रहा है ये क्वेश्चन जहां तक रिपीटेड है, मैंने इसे कहां पर, शायद मैंने एक टेस्ट लिया था भटनेर आईएएस में, उसमें ये क्वेश्चन मैंने रखा भी था, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद एक बार आप क्रॉस कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि हो, मनी मल्टीप्लायर में। आपसे मैं पूछ रहा हूं, चलो मनी मल्टीप्लायर में कैसे वृद्धि होगी, जरा इसे समझाने का प्रयास करता हूं। बैंकों में नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो सीआर में अगर वृद्धि होती है, सीआर में वृद्धि होगी तो बैंकों को आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ेगा। तो ये बताओ मनी मल्टीप्लायर होगा कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, आरबीआई के पास पैसा सीज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा तभी। और ये मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल समझाया था आपको, ठीक है, और वहीं से शायद मैंने ये क्वेश्चन बताया, पहले आ चुका है, ये यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ चुकी है, लेकिन मैं भी इसको अपने उस पे से प्रॉपर्ली इसे मेंशन किया था जब मैं टेस्ट लिया था आपसे। तो ये देख लिया सीआरआर क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार जो बैंकों के पास होता है कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, अगर इसमें वृद्धि हो जाती है तो मैंने एनडीटीएल समझाया था, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, मतलब मान लो कि एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी के अंतर्गत बताया था कि बैंकों के पास जितना भी पैसा है वो किसी भी फॉर्म में, बैंकों के पास जितनी भी जमाएं हैं वो एनडीटीएल कहलाती हैं। अब चाहे वो एनडीटीएल को मैंने क्लासिफाई करके भी बताया था कि भाई सीआरआर कह रहा हूं, रिकरिंग अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में, सेविंग में, करंट में, ये सभी पैसा जो है बैंकों के पास जमा होता है, जितना भी पब्लिक का पैसा बैंकों के पास है ये बैंकों का एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसका जो है सीआरआर मान लो फॉर एग्जाम्पल 4% है, अगर ये 5% कर दिया जाए तो भाई आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है बैंक पैसा, अब पहले मान लो कि 100 रुपया था एनडीटीएल, तो 4 रुपया देते थे तो 96 कारोबार के लिए बचता था, लेकिन अब 96 ना बच करके 95 रुपया ही बचेगा, क्योंकि 5 कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा तो 95 ही कारोबार के लिए बचेगा। तो कैसे मनी मल्टीप्लायर होगा, मुझे बताइए। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग। बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात, ये लीगल जो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर या एलएलआर जो है, सांविधिक तरलता अनुपात को स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या लीगल लिक्विडिटी रेशियो एलएलआर एसएलआर कहते हैं। तो वही सेम इसका यही वाला कॉन्सेप्ट है कि मान लो एसएलआर में वृद्धि हो जाए तो वही पैसा आरबीआई की ओर जाएगा, जब आरबीआई की ओर जाएगा तो पैसा तो कम होगा ना भाई, तो मल्टीप्लायर कहां होगा, ये भी पैसा एक तरीके से सीज टाइप ही हो जाता है। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, वेरी गुड, दिस इज द स्टेटमेंट इज राइट। बैंकों जो लोगों की टेंडेंसी है बैंकों में जमा करने की आदतों में जो वृद्धि होगी यही मनी मल्टीप्लायर करेगा। देश की जनसंख्या में वृद्धि नहीं भाई, तो इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर, अरे 2 क्वेश्चन मुद्रास्फीति से आ गए, क्या बात है, तब तो बल्ले बल्ले हो गई होगी आपकी, जो बच्चा मुझसे पढ़ के गया है देख लो। अभी ऐसा कौन सा, मैं बताया हूं कि एक क्वेश्चन था जो डायरेक्टली नहीं आया था, ये सभी डायरेक्टली क्लास से हैं, क्रॉस एग्जामिन कर लीजिएगा, मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूं, और इस चीज को लेकर मैं अगेन बोल रहा हूं कि मुझे नाज है कि मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल अपने लेक्चर में डिस्कस करी है। चलो भाई थोड़ा सा 12वें नंबर को जरा समझो और 12वें नंबर को देखो। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किन कारणों से होगी, तो पहले आपको पता होना चाहिए मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है। मांग, जब मुद्रास्फीति बता रहा था तो मैं कारण के आधार पर 3 मुद्रास्फीति बताई थी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग में वृद्धि होने की वजह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, वहां लागत में वृद्धि की वजह से अगर वस्तु और सेवाओं का रेट बढ़ जाता है तो उसको लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। संरचनात्मक समस्याओं की वजह से वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं।
तो मांग की वजह से, अधिक मांग की वजह से अगर वस्तु और सेवाओं का रेट अचानक से हाइक कर जाए तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। अब और इसके मैंने सारी चीज बताई थी, सारे कि क्या क्या आधार हो सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लो बैंक जो है ऋण सस्ता दे दे तो भी मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मान लो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं तो शायद वो पूरा डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। विस्तारकारी नीतियां, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मतलब आप इन्हें छूट दे रहे हो। छूट का मतलब कि आप जो है, जो रेट है मॉनेटरी पॉलिसी के, उन्हें कट डाउन करोगे। जब कट डाउन करोगे तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा तो बैंक अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा लेंड करेंगे। बैंक अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा लेंड करेंगे तो अल्टीमेट होगा क्या भैया, कि आप यहां देखोगे जब अर्थव्यवस्था में बैंक ज्यादा पैसा लेंड करेंगे तो लोगों के पास जाएगा। लोगों के पास जाएगा, पैसा ज्यादा है, मांग अचानक सप्लाई रातों रात नहीं हो पाएगी। और जब सप्लाई रातों रात नहीं हो पाएगी तो आप मुझे बताइए कि मांग क्यों, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अगर चीजों का शॉर्टेज हो जाए तो भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। मांग अधिक है, शॉर्टेज हो गई, तो इसके चलते, एक्सपेंशनरी पॉलिसी के चलते, ऑब्वियसली एक्सपेंशनरी पॉलिसी के चलते रातों रात प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा। तो जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। राजकोषीय प्रोत्साहन फिस्कल जो स्टिमुलस याद है, फिस्कल स्टिमुलस, राजकोषीय प्रोत्साहन, अगर पैसा वही अर्थव्यवस्था में पंप किया जाता है, फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है, तो फाइनली क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा, प्रोडक्शन अचानक नहीं होगा, तो ये भी मांग जनित मुद्रास्फीति को जन्म देगा। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस, ये सूचकांक मजदूरी की बात कर रहा है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। उच्च क्रय शक्ति जरा फोकस करना, उच्च क्रय शक्ति, खरीदने की अगर उच्च क्रय शक्ति है, खरीदने की आपके पास जो शक्ति है वो अधिक है, मतलब जो परचेजिंग पावर है, मैंने क्या बताया था उच्च क्रय शक्ति जैसे। और अगला है बढ़ती ब्याज दर, इसे भी सुन लो थोड़ा सा, तो एक बार एक हम रिमूवल फैक्टर भी इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। बढ़ती ब्याज दर, अगर ब्याज दर बढ़ रही है, अब जरा बताइएगा, अच्छा अगर ब्याज दर बढ़ रही है तो बैंकों की, मान लो ब्याज दर बढ़ रही है तो बैंकों के पास तो कम पैसा रह जाएगा ना ब्याज बढ़ने के चलते। और अगर आरबीआई की तरफ से ब्याज इंक्रीज हो रही है तो कम पैसा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करेंगे, ब्याज दर के चलते आरबीआई को लेंड कर देंगे, लोगों को नहीं पैसा देंगे तो शॉर्टेज हो जाएगा। और जब शॉर्टेज हो जाएगा तो क्राउडिंग आउट की समस्या आ जाएगी। तो बढ़ती ब्याज के चलते अब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो क्या खरीदेंगे, तो मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न तो नहीं होगी ना। तो बढ़ती जो ब्याज दर है, तो ये पहला रॉन्ग, मतलब पांचवा रॉन्ग हो जाता है। तो जरा इसे देखो, पांचवा यहां यहां है, ओके, पांचवा बढ़ती ब्याज दर नहीं होगा ना। अब जो है उच्च क्रय शक्ति, अब एक तरीके दूसरे तरीके से भी समझा दूं, मान लो ब्याज दर बैंक भी बढ़ा दिए, इसको पांचवें को और समझ लो, बैंक जो है बढ़ती ब्याज दर में बैंक ब्याज बढ़ा दिए तो लोग पैसा लेने से कतराएंगे। पैसा लेने से कतराएंगे तो क्या है, मुद्रा संकुचन की स्थिति होगी भाई, वृद्धि की नहीं, पैसा है ही नहीं लोगों के पास तो क्या मांग करेंगे, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं, कमी देखने को मिलेगी तो पांचवा तो इससे रिमूव हो गया। अब चौथे को जरा एक, उच्च क्रय शक्ति, आपके पास परचेजिंग पावर पैरिटी अधिक है, ठीक है, तो आप चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, इसके चलते जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो 4 इज राइट। 1 इसमें से, 2 राजकोषीय प्रोत्साहन फिस्कल स्टिमुलस, 4 इसमें से क्रय उच्च क्रय शक्ति, 1 2 4 है, ये देखो, ओके गुड। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जरा नंबर 13 देख लो, भारत के संदर्भ में कुछ कथन है, इन पे विचार करना है। जो इसमें से क्या क्या है इसमें से देखो, खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में जो है राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनना, खुदरा निवेशक, ठीक है, डीमेट बिल्कुल कर सकते हैं अभी रिसेंटली, तो डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1000 तक का भी रिसेंटली रूल आया था।
स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। बातचीत में तय लेन देन प्रणाली जो ऑर्डर मिलान, इसको निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, तो भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। ठीक है जी, इसे नहीं मैंने पढ़ाया लेकिन है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक और बंबई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, नहीं। तो इसमें से जो है ये थर्ड नंबर गलत हो गया, तो ये कैंसिल, और बी नंबर, तो इसका आंसर है 13 का बी। 14वां 14वां ओके 14वां नहीं लगा है, मैंने बोला था इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हालांकि 14वां एक्चुअल में इस ये जो पीपीटी है तो हमारे डायरेक्टर साहब ने आज इन्हें पीपीटी बनाई है ये वाली, तो मैंने जो 14वां ऊपर बस पढ़ा था, लेकिन वो इकोनॉमी का क्वेश्चन है नीचे जब मैंने देखा, लेकिन मैंने उसे पढ़ाया नहीं है, उसको भी क्लासेस में मैं किसी दिन डिस्कस कर दूंगा। 15वां, भारत में अंतिम उधारदाता जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब भाई अंतिम जो है ऋण जो उधारदाता, तो इसके बारे में देखो, अन्य स्रोतों से अगर हम बात करते हैं तो ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करता है, नहीं भैया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा केंद्रीय बैंक, मैंने आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंतर्गत बताया था कि उद्योगों के साथ कोई डायरेक्टली लेन देन नहीं करता है। स्टेटमेंट ये यहीं से गायब है, तो चलो ए को काट दो। ओके, अस्थायी संकट के समय जो है बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल। अगर क्राइसिस हो जाता है तो बैंक, केंद्रीय बैंक बैंकों को पैसा देता है, और ये लास्ट रिसॉर्ट है। जो बजटी घाटों के वित्तीयन के लिए, जो बजटी घाटे हैं उनके वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, नहीं सर, लास्ट रिसॉर्ट नहीं है ये। ठीक है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो बाहर से भी पैसे ले सकते हैं, तो ये 3 भी गलत। तो इसमें से ये भी गलत हो गया है फर्स्ट और 3, तो आंसर बी देखो कोई है मात्र, मतलब बी क्या, ओनली 2, तो देखो बी नंबर है। 15वां आपने देख लिया। 15 तो हमारे लगातार क्वेश्चन रहे हैं इकोनॉमी के। मैंने आपको बताया, ये भी मैंने सारी चीजें मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में पढ़ाया है। अब देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरे लेक्चर में सारी चीजें कवर हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने यूपीएससी का पेपर बनाया है, और सॉरी मैंने जो पढ़ाया है उसी से यूपीएससी ने पेपर बना दिया, ऐसा नहीं है। हमारा काम है आपकी समझ को डेवलप करना, हमारा काम है। अब देखो जो हम चीजें डेवलप करते हैं तो हमारा हमें ये तो नहीं आइडिया होता है कि भाई इसी चीज को उठा लेगा, लेकिन ये जरूर आइडिया होता है कि भाई जो सिलेबस डिजाइन है तो क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब जैसे कि मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, जैसे कि ये पहला स्टेटमेंट और ये सारी चीजें जो भी बजटी घाटे का वित्तीय सरकारों ये कैसे करती हैं, फिस्कल सिस्टम में मैंने डिस्कस किया है। मैंने जब बैंकिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ाते वक्त ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, है ना। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि क्लासेस से कितने लेक्चर आए हैं, क्लासेस से, और इसको भी मैंने आपको वही कैपिटल मार्केट के अंतर्गत प्राइमरी मार्केट पढ़ाया था, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल पढ़ाया था, और ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 51 नंबर ये अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगा मैं, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसे हालांकि एग्रीकल्चर में मैं अभी तक तो नहीं पढ़ाता था। ठीक है, और ज्योग्राफी वाले सर भी आपसे कह सकते हैं कि ये उनका पार्ट है, लेकिन मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ही पढ़ाता हूं, और एक बड़ा चैप्टर है, इसे मैं कवर करूंगा, तो इसे नहीं हम देखेंगे। अगला है 84 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है क्या? कहीं देखिए, नोडल एजेंसी में से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सब गलत है, ध्यान रखना। जनजाति कार्य मंत्रालय, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, तो ये तो भैया इकोनॉमी में जो ये मैं एक्चुअल में इसे हार्डकोर इकोनॉमी नहीं कहो, स्कीम पढ़ाता हूँ, स्कीम में ये कवर होता। ठीक है, स्कीम मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन 2022 के लिए सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा। ओके, सो यहां तक आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया। कल हम पॉलिटी का ऐसे ही देख लेंगे कि पॉलिटी में क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा वैसे ही जो है क्लासेस चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।